दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी अमाडेयस की कहानी की। इस बार हम बात करेंगे इसके टाइटल, सिंबॉलिज्म्स और इससे जुड़े कुछ सवालों के बारे में, जो बताएंगे कि इस फिल्म में क्या सच दिखाया गया है और क्या झूठ। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टाइटल। मोज़ार्ट को आज वुल्फगैंग अमाडेयस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब वो छोटे थे तब उनका बैप्टाइज्ड नाम था जोहानस क्रिसोस्टोमस वुल्फगैंगस थियोफिलिस मोज़ार्ट, जिसमें पहले दो नाम उनके जन्म के फीस डे पूरा करने वाले सेंट जॉन क्रिसोस्टम के ऊपर हैं। वुल्फगैंग नाम उनके नाना का था और थियोफिलिस का ग्रीक भाषा में मतलब है लवर ऑफ गॉड। अब मोज़ार्ट एक कॉस्मोपॉलिटन आदमी थे और उन्होंने अपने नाम को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया। थियोफिलिस को लैटिन में अमाडेयस कहते हैं। उन्होंने इसके अलावा भी और कई नाम यूज़ किए, जैसे जर्मन में गॉटलिएब, इटालियन में अमाडियो, फ्रेंच में अमाडे, पर ओवरऑल उनकी प्रेफरेंस अमाडेयस ही थी। अब आते हैं इसके सिंबॉलिज्म्स पर। सबसे पहले मोज़ार्ट की हंसी। मोज़ार्ट की हंसी की फिल्म में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सैलियरी मानता है कि भगवान उसे टॉन्ट मार रहा है और मोज़ार्ट की हंसी के जरिए उस पे हंस रहा है, जो ये सिंबलाइज करता है कि सैलियरी आगे भी मोज़ार्ट की हंसी यानी कि भगवान की हंसी से परेशान होता रहता है। दूसरा है कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स इस फिल्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये मोज़ार्ट के ओपराज और पूरी फिल्म को एक आलीशान सी फीलिंग देती है। और आगे देखें, सैलियरी मोज़ार्ट को टॉर्मेंट करने के लिए एक कॉस्ट्यूम का ही इस्तेमाल करता है और उसके दुख और गिल्ट को इसी कॉस्ट्यूम से बाहर लाता है ताकि वो पूरी तरह से टूट जाए। तीसरा सिंबॉलिज्म है पार्टीज। मोज़ार्ट अपनी जिंदगी में इतनी उथल पुथल होने के बाद भी पार्टीज में जाना जारी रखता है। उसके लिए ये पार्टीज कई तरीकों से काम करती है। ये मोज़ार्ट की अपना स्टेटस बनाए रखने की एक कोशिश की तरह है, जो फिल्म के आगे बढ़ते बढ़ते कम होती जाती है। ये उसके और सैलियरी के कामों की वजह से वियना सोसाइटी से बनी दूरी को दूर करने के लिए उसका काउंटर एक्ट था। ये उसके लिए एक एस्केप का भी काम करती है और उसे लियोपोल्ड की मौत के दुख से बाहर लाने में भी मदद करती है। चलिए अब एनालाइज करते हैं इसकी एंडिंग को। फिल्म का आखिरी सेक्शन इस बात को बहुत मजबूत तरीके से हमारे सामने पेश करता है कि इस फिल्म में सभी फादर फिगर्स बेअसर हैं, यानी इनफेक्टिव हैं। फादर वॉगलर, गॉड, मोज़ार्ट, लियोपोल्ड, माइकल श्लमबर्ग और सैलियरी का फादर सभी इनफेक्टिव हैं। हालांकि फादर वॉगलर ज़्यादातर वक्त शांत ही रहता है। वो जाता तो सैलियरी को शांत करने हैं, पर वो कंप्लीट हॉरर एक्सप्रेशंस के सिवाय कुछ और नहीं दे पाता। भगवान भी सैलियरी को डिसअपॉइंट करता है। वो सैलियरी की किसी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। मोज़ार्ट अपनी फाइनेंशियल परेशानियों का निपटारा किए बिना ही मर जाता है और अपने बीवी बच्चों को कर्जे में डूबा हुआ छोड़ देता है। लियोपोल्ड इस बारे में मोज़ार्ट को उसके घर पे एडवाइस भी देता है, लेकिन मोज़ार्ट और कॉन्स्टेंज़े दोनों ही उसके ओपिनियन की कदर नहीं करते। माइकल श्लमबर्ग और सैलियरी का फादर अपने बच्चों पे रौब जमाते हैं, पर उनकी इस इंटिमिडेशन से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। श्लमबर्ग अपनी बेटी पे चिल्लाता है। उसकी आवाज़ से वो लड़की और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और मोज़ार्ट के सामने पियानो नहीं बजा पाती। सैलियरी के फादर को भी उसका म्यूज़िक के लिए पैशन बिल्कुल पसंद नहीं था। ये एंड मोज़ार्ट को रिडेम्पशन तक ले जाता है। उसके आखिरी घंटों में वो सैलियरी के साथ सिंसियर रहता है। वो सैलियरी को मैजिक फ्लूट देखने के लिए थैंक्स कहता है। रात गहन होते होते मोज़ार्ट इतना हम्बल हो जाता है कि वो सैलियरी को प्रेस तक कर देता है। ये पहला सिंसियर कॉम्प्लीमेंट होता है जो मोज़ार्ट ने सैलियरी को दिया था। और इतना ही नहीं, मोज़ार्ट सैलियरी से माफ़ी भी मांगता है। वहीं सैलियरी की बात करें तो वो एंड तक रिडीम नहीं हो पाया। सैलियरी मोज़ार्ट के आखिरी कुछ घंटों में उसके साथ रहता तो है, पर उसके एक्शंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये देखने के बावजूद कि मोज़ार्ट की हालत बहुत ख़राब है, वो फिर भी मोज़ार्ट को रात भर द रिक्विएम पे काम करने के लिए मैनिपुलेट कर लेता है।
वो मोज़ार्ट की तबीयत से ज़्यादा द रिक्विएम के पूरा होने की चिंता में रहता है। यही नहीं, सैलियरी मोज़ार्ट की ज़िंदगी में आखिर तक दखल देना नहीं छोड़ता। उसकी वजह से कॉन्स्टेंज़े मोज़ार्ट के साथ उसके आखिरी मिनट्स को स्पेंड नहीं कर सकी, क्योंकि तब वो सैलियरी को उनके घर से जाने के लिए कहने में बिजी थी। सैलियरी अपने घिनौने काम के बावजूद मोज़ार्ट का फ्यूनरल अटेंड करता है। वो कॉन्स्टेंज़े से माफ़ी भी नहीं मांगता और मोज़ार्ट सैलियरी की करतूतों को जाने बिना ही इस दुनिया से चला जाता है। और यही इसकी एंडिंग का सार। ये तो हुआ इसकी एंडिंग का मतलब। अब इससे जुड़े कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या फिक्शन है। पहला सवाल कि क्या वाकई वियना में इटालियन कंपोजर्स मोज़ार्ट का करियर बर्बाद करना चाहते थे? तो इसका जवाब यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं थे। ये सच है कि 18वीं सेंचुरी के ओपेरा को इटालियन कंपोजर्स ही डोमिनेट किया करते थे, जिनमें से सैलियरी जैसे लोगों ने वियना में अपना करियर भी बनाया। मोज़ार्ट को शक था कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। मोज़ार्ट के ओपेरा को लिखने वाले और उनके कोलैबोरेटर लोरेंजो द पोंटे ने बाद में बताया था कि मोज़ार्ट को हमेशा उनके दुश्मनों की साजिश से वियना में उनकी डिवाइन जीनियस को साबित करने से रोका गया था। अब ज्यादातर इतिहासकार इस बात को एग्जैजरेशन बताते हैं। हालांकि वियना में अलग अलग कंपोजर्स के लिए काफी काम था और वो मोज़ार्ट के बारे में चिंता करने से अपने करियर पर फोकस करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। दूसरा सवाल, क्या वाकई किसी अजनबी ने मोज़ार्ट को द रिक्विएम लिखने के लिए कमीशन किया था? अमाडियस में एक मास्क पहना हुआ स्ट्रेंजर यानी सैलियरी मोज़ार्ट को रिक्विएम लिखने के लिए कमीशन करता है। ये बिल्कुल सच बात है कि मोज़ार्ट को रिक्विएम वाकई एनोनिमसली उनकी लाइफ के एंड वक्त पर दिया गया था, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो कौन था। हालांकि वो सैलियरी तो बिल्कुल भी नहीं था। उसका नाम था फ्रांज वॉन वोल्सेग, एक एमेचर म्यूजिशियन जो अपनी वाइफ की याद में इस ओपेरा को खुद के लिखे गए कॉम्पोजिशन की तरह पास करवाना चाहता था। मोज़ार्ट इसे पूरा करने से पहले ही मर गए थे और इसके बाद इसे पूरा किया उनके स्टूडेंट फ्रांज ज़ेवियर शोस्मायर ने। यानी कि असल जिंदगी में सैलियरी इस पूरे वाकये में कभी शामिल ही नहीं था। तीसरा सवाल, क्या मौत के वक्त मोज़ार्ट वाकई दिवालिया हो चुके थे? ये सच है। 1791 में मोज़ार्ट के ऊपर बहुत सारा कर्ज था कि वाइफ को अपने लिए एम्परर से पेंशन की गुहार लगानी पड़ी। पर यह हालात इसलिए नहीं पैदा हुए थे कि मोज़ार्ट अनसक्सेसफुल था या अंडर अप्रिशिएटेड था, पर यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो काफ़ी खर्चीला था। उसका फ्यूनरल भी सिंपल सा था, पर ऐसा इसलिए क्योंकि वियनिस कस्टम के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए था, ना कि उन पे कर्जा होने या पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से। चौथा सवाल जो काफ़ी कहानियों में आपको सुनने या पढ़ने को मिल सकता है वो ये कि क्या सैलियरी ने मोज़ार्ट को जहर दिया था? मोज़ार्ट को ऐसा लगता था कि उसे जहर दिया गया था। उनकी वाइफ बताती हैं कि उन्होंने कहा था, आई एम श्योर आई हैव बीन पॉइजन्ड, आई कैन नॉट रिड माई सेल्फ ऑफ दिस आइडिया। दरअसल ये एक अफवाह थी जो 1830 में आए अलेक्जेंडर पुश्किन के प्ले की वजह से जोरों पर थी, जिसको रिम्स्की कोर्सकोव ने बाद में ओपेरा में भी बदला। ये आइडिया फिर से रिवाइव हुआ पीटर शेफर के 1979 के प्ले अमाडियस और फिर 1984 की इस फिल्म में। मॉडर्न स्कॉलर्स इस जहर वाले हाइपोथेसिस पर सवाल उठाते हैं। आज भी मोज़ार्ट की मौत का असली रीजन अननोन है, पर रूमेटिक फीवर, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, किडनी डिजीज, साइफिलिस और ट्रिकिनोसिस, इनमें से कुछ भी उनकी मौत का रीजन हो सकता है। इससे ये साफ है कि फिल्म ने सच्चाई को ज्यादा ही स्ट्रेच किया है, और क्योंकि ये बूढ़े सैलियरी के रिकलेक्शंस के तौर पर दिखाई गई है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक अनरिलायबल नरेटर है जिसका भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था अमाडियस की सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।